इनको हिम्मत हो तो इनके उस पर जाकर प्रतिवाद करना चाहिए, जिसने कहा था कि उस समय किस सीमा तक सरकार पर शिकंजा था विदेशी शक्तियों का। यदि कोई अखबार आपसे सवाल पूछना शुरू कर दे तो उस अखबार की बिजली काटकर उस पर छापा मार दिया जाए। वो आपको याद होगा जब राजीव गांधी जी से सवाल पूछने शुरू किए गए थे, वो थी संविधान की हत्या। ये है कानून की हत्या कि पहले असंवैधानिक तरीके से सरकार को बर्खास्त करो। कल तक संविधान की हत्या के जो मुसलसल गुनहगार हैं वही आज संविधान बचाओ के फर्जी झंडा बरदार हैं। ये इमरजेंसी लगी क्यों थी? भारत के इतिहास में एक ही उदाहरण है जब किसी प्रधानमंत्री को चुनावी धांधली और चुनाव में भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा, यह आरोप नहीं था, न्यायालय के द्वारा दोषी पाया गया और इस कारण से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। वो सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदस्यता तो रहेगी परंतु आपकी सांसद के रूप में कोई काम नहीं कर सकती, 6 साल लड़ने प्रतिबंध था, आप सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती, वोटिंग नहीं कर सकती। तब ये इमरजेंसी लगाकर वो जो संविधान का 38वां और 39वां संशोधन था वो रेट्रोस्पेक्टिवली लगाया गया, यानी भूतलक्षी प्रभाव से लगाया गया कि और प्रधानमंत्री पर कोई टिप्पणी कोर्ट नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री के किसी निर्णय की कोई समीक्षा नहीं कर सकता। इसलिए संविधान की उस घनघोर और दुर्दांत हत्या की स्मृति के लिए यह आवश्यक है। और यह क्यों हुआ यह भी मैं बता देता हूं। ऐसा नहीं सब कुछ सिर्फ 1975 में हुआ, उससे पहले। और मैं एक और आज एक गंभीर सवाल कहना चाहता हूं। बहुत सी फॉरेन की इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स जो डिक्लासिफाइड हो चुकी हैं और कईयों ने पब्लिश भी किया है, मैं इस कैविएट के साथ बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को उसमें अगर आपत्ति है और हिम्मत है तो उन पर मुकदमा करना चाहिए। नित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 जिसमें भारत का उल्लेख है, उसमें तो क्या क्या वर्णन है कि इमरजेंसी के दौरान विदेश की शक्तियां किस ढंग से भारत की सत्ता को संचालित कर रही थीं, कहां कहां तक हस्तक्षेप कर रही थीं। क्यों नहीं तक कांग्रेस ने आज तक उन पर मुकदमा किया या आपत्ति की? तो मैं आज पूछना चाहता हूं कि आज ये जो बहुरूपिया स्वांग बनाकर आए हुए हैं, संदेह उत्पन्न होता है कि आज कौन सी शक्तियां संचालित कर रही हैं। क्योंकि यह चुनाव भारत के इतिहास का पहला चुनाव था जब किसी विदेश में बैठे हुए धन कुबेर ने बाकायदा बयान दिया था प्लेज करते हुए कि मैंने $1 बिलियन रखा हुआ है मोदी जी को सत्ता से बाहर करने के लिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं इमरजेंसी के समय में भी, और मैं कई किताबें गिना सकता हूं पर मैंने एक का नाम इसलिए लिया है कि इनको हिम्मत हो तो इनके उस पर जाकर प्रतिवाद करना चाहिए, जिसने कहा था कि उस समय किस सीमा तक सरकार पर शिकंजा था विदेशी शक्तियों का। अब उल्लेखनीय बात यह है कि आज वो सारे लोग जिनका खुद का के ऊपर जुल्म हुआ था, वो जुल्म करने वाले के साथ खड़े हो गए। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं, यह प्रवृत्ति इनकी हमेशा से थी। जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार के समय में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस बात के लिए हुआ था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कर्टेल करने के लिए। और वो भी कब हुआ था? 1951 में, यानी जब तक चुनाव भी नहीं हुआ था। अरे भाई, चुनाव होंगे तब लोग बोलना शुरू करेंगे तो आपको आपत्ति समझ में आती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के माध्यम से परिवर्तन कर दिया था, यह बात भूली जा सकती है क्या? और मैं कोट करना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर इतने दुखी हो गए थे और उन्होंने उनकी पीड़ा जो थी संविधान के साथ जिस प्रकार का छल किया गया था नेहरू जी की सरकार के द्वारा, उसे मैं वो शब्द जो उन्होंने उस पीड़ा में व्यक्त किए थे, मैं उस शब्द यहां पर बोलना उचित नहीं समझता हूं, पर रेफरेंस आप लोगों को दे रहा हूं। 19 मार्च 1955 राज्यसभा की प्रोसीडिंग में उन्होंने कहा कि मैंने तो एक पवित्र मंदिर बनाया था देवता को स्थापित करने के लिए, और उसको किस प्रकार से उस मंदिर के साथ क्या किया गया है ये उनके शब्दों में कोई भी व्यक्ति जाकर स्वयं पढ़ सकता है। संविधान की हत्या उस समय होती थी कि यदि केवल एक आर्टिकल लिख दे कोई व्यक्ति कि मुझे नेहरू की कार्यशैली में हिटलर की छवि नजर आती है, तो मजरू सुल्तानपुरी 2 साल जेल में रहते थे। संविधान की हत्या यह थी कि अगर किशोर कुमार यह कह दें कि मैं कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित एक पब्लिक प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा तो ऑल इंडिया रेडियो पर सारे गाने बंद हो जाते थे। और फिर इसके उपरांत अभी आप हाल, और यह प्रवृत्ति मुसलसल चलती रही। जब राजीव गांधी जी आए तो याद करिए
पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट क्या था कि आपकी चिट्ठी कोई भी खोल के पढ़ सकती थी सरकार, यह एक्ट लाया गया था। और अगर उसमें आपत्तिजनक कोई बात हो तो आप पे कार्रवाई भी की जा सकती थी। वो तो ज्ञानी झैल सिंह जी ने उसको रख लिया। अन्यथा आज सोचे, मैं पूछना चाहता हूं संविधान के रक्षा के इस बहुरूपीय गैंग वालों से कि भाई अगर कोई आपसे कहे कि आपका सारा ईमेल, व्हाट्सएप सब कुछ सरकार पढ़ सकती है और पढ़े हुए के आधार के ऊपर आप पे कार्रवाई कर सकती है। यह था पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट। संविधान की हत्या यह थी कि 5000 सिखों की हत्या के बाद सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति कहे कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। और संविधान की हत्या यह थी जिसे अभी चंद दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने नलीफाई किया है कि यदि शरिया और सर्वोच्च न्यायालय में मतभेद हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर संविधान को से ऊपर शरिया को कर दिया जाए। यह संविधान की हत्या थी। यदि कोई अखबार आपसे सवाल पूछना शुरू कर दे तो उस अखबार की बिजली काटकर उस पर छापा मार दिया जाए। वो आपको याद होगा जब राजीव गांधी जी से सवाल पूछने शुरू किए गए थे, वो थी संविधान की हत्या। अब आइए 1980 में मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब इंदिरा जी वापस सरकार में आई, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, विपक्ष की सारी सरकारें बर्खास्त कर दी गई राज्यों की। ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स वर डिसमिस्ड इन 1980। क्या प्रीटेक्स्ट पे कि केंद्र में चूंकि आपकी पार्टी चुनाव हार गई है, इसलिए अब आपका कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि आप सत्ता में बने रहें। यह थी संविधान की हत्या। नरसिम्हा राव का समय आता है, आप सोचिए हमारी 3 सरकारें बर्खास्त की जाती हैं। किस बात पे? हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश की सरकार किस बात पे बर्खास्त की जाती है? यह थी संविधान की हत्या। और मैं संविधान की हत्या का एक और उदाहरण देना चाहता हूं। यूपीए 1 सरकार जो सोनिया जी की छत्र छाया में सुपर पीएम के द्वारा चल रही थी, मनमोहन सिंह जी के द्वारा पहली बात सर्वोच्च संवैधानिक निर्णय लेने की एग्जीक्यूटिव बॉडी यूनियन कैबिनेट से ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई। यह संविधान की हत्या नहीं थी? एनएसी के चेयरमैन का पद असंवैधानिक था, लोग भूल गए। मार्च 2006 में सोनिया जी को इस्तीफा देना पड़ा था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मुद्दे पे, क्योंकि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन का पद असंवैधानिक हो गया था। जब उन्होंने इस्तीफा दिया, दोबारा चुनाव लड़ी। इस बीच में यूपीए सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके एनएसी चेयरमैन के पद को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर कर दिया। यह थी संविधान की हत्या। और मैं इसमें एक चीज याद दिलाना चाहता हूं जिसे विशेषकर बिहार के लोग ध्यान करें। 2005 में जब एनडीए की सरकार को बर्खास्त किया गया तो कांग्रेस के ही पूर्व कानून मंत्री स्वर्गीय हंसराज भारद्वाज जी ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सब्बरवाल की स्मृति में आयोजित एक कार्यक्रम में बोला था कि मुझे कहा गया था कि मैं चीफ जस्टिस से मिलकर उनसे यह प्रयास करूं कि निर्णय सरकार के पक्ष में आए। यह कौन कह रहा है? कांग्रेस के तत्कालीन कानून मंत्री बोल रहे हैं। परंतु जस्टिस सब्बरवाल के से मैं मिला, मैंने उनसे चाय पिया, मगर उनका एटीट्यूड देखकर मेरा साहस नहीं हुआ। यह है कानून की हत्या की पहले असंवैधानिक तरीके से सरकार को बर्खास्त करो। और आप यह भी याद करिए, उस समय बिहार के राज्यपाल बूटा सिंह जी थे, सर्वोच्च न्यायालय का कमेंट किया था। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, इतना घातक कमेंट है कि यह थी संविधान की हत्या। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब द टर्निंग पॉइंट में लिखा कि उनसे मास्को में साइन करवाए गए थे। वो इतने दुखी थे कि लौट के आने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा देने का मन बना लिया और इस्तीफा उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत जी को भेजा। जब यह बात पता चली, मनमोहन सिंह उनसे मिलने के लिए आए। और यह बात डॉक्टर कलाम ने अपनी किताब टर्निंग पॉइंट में लिखी है। और उनसे अनुरोध किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कि कृपया आप ऐसा ना करें, अन्यथा सरकार गिर जाएगी। और डॉक्टर कलाम ने कहा कि प्रधानमंत्री के इस प्रकार की याचना पर मैंने भारी मन से वह इस्तीफा वापस लिया। यह है संविधान की हत्या। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, और उसके बाद यह सिलसिला सिर्फ यहीं पे नहीं रुका है। उसके उपरांत अगर आप आगे बढ़ते चले जाएं तो आज जब इनकी सरकार आ भी जाती है राज्यों में, तो क्या होता है? आज जिस ढंग से
जरा सा विरोध में लिखने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, वो क्या है? वो तो एक पक्ष छोड़ दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं, संविधान यह कहता है कि संसद के द्वारा पारित कानून के विरुद्ध कोई राज्य की सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती, यह उसकी बाध्यता है। सीएए संसद के द्वारा पारित कानून था। इंडी गठबंधन की राज्य सरकारों की विधानसभाओं ने सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया कि हम नहीं मानेंगे। यह है कानून की, यह है संविधान की हत्या। केंद्रीय एजेंसियों को काम नहीं करने देंगे, यह है संविधान की हत्या। और इतना ही नहीं, बहुत से लोगों को ध्यान नहीं है तो मैं याद दिला देना चाहता हूं, संविधान की हत्या क्या होती है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो केरल की बात लोगों को उत्तर भारत में पता नहीं होती। केरल विशेषकर, जहां अभी तक राहुल गांधी जी सांसद रहे और अब प्रियंका जी वहां से सांसद की प्रत्याशी होने जा रही हैं। मार्च 2006 में केरल की विधानसभा ने एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया कि कोयंबटूर हमले के मुख्य आरोपी अब्दुल नसीर मदनी, जो तमिलनाडु की जेल में है, उसे रिहा कर दिया जाए। विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया है और 117 के 117 एमएलए, सारे कांग्रेसी और सारे कम्युनिस्ट ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया है। यह संविधान की हत्या नहीं है कि संवैधानिक संस्था के द्वारा एक आतंकवाद के आरोपी के पक्ष में प्रस्ताव पारित होना। यह नहीं है कि बयान देना, कॉन्स्टिट्यूशनल अपैरेटस का उपयोग। और इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि जब जब इनके हाथ में सत्ता आई है, तब तब संविधान की हत्या हुई है। जितनी इनके हाथ में सत्ता आई है, अगर राज्य में आई है, तो उतनी संविधान की हत्या की गई है। और 1975 उसका सबसे गहरा और काला अध्याय है। यह तो भारत की जनशक्ति की, भारत की लोकतंत्र की शक्ति की प्राण शक्ति थी, जिसने उसके ऊपर विजय प्राप्त करने में सफलता हासिल की। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कल तक जो संविधान की हत्या के मुसलसल गुनहगार हैं, कल तक संविधान की हत्या के जो मुसलसल गुनहगार हैं, वही आज संविधान बचाओ के फर्जी झंडा बरदार